गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नियमित रूप से आप अध्ययन कर रहे होंगे और इन विषम परिस्थितियों में मैं आपके लिए यही कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आपके हौसले तब तक ना डगमगाएं जब तक आप अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर लेते। और आप सभी के लिए मैं कुछ दो लाइनें यूं रखता हूं कि जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, कि जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें और निरंतर परिश्रम करते रहें जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का अपना नया टॉपिक चार्ज कैरियर। तो नाम से ही पता लग रहा है कि चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूं कि चार्ज पार्टिकल विच आर मूविंग इज नोन एज चार्ज कैरियर्स। तो वे चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज कैरियर कह सकते हैं। अब चार्ज कैरियर डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होते हैं, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कब चार्ज कैरियर क्या होते हैं। वैसे आपसे मैं बेसिकली बात करूं, आपने करंट पढ़ा है और करंट के लिए आपने डेफिनेशन बनाई है कि फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब जो वहां पर चार्ज फ्लो कराते हैं उसमें आपने देखा है किसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी तक हम, कि इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन मूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज कैरियर है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो चार्ज कैरियर होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेटल के लिए, मेटल्स के लिए चार्ज कैरियर क्या होंगे। पहले आप बताइए कि मेटल क्या होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल जो मेटल की डेफिनेशन है आपने कई बार पढ़ी होगी, वो ये है कि वे सब्सटेंस जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो वे सब्सटेंस जिनकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब यहीं से मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक ये मेटल है। अब कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। जी मैंने मान लिया कि ये एक एटम है। अब एटम के पास क्या होते हैं, एटम के पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 या 3, क्योंकि मेटल ली है तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब मैं यहां आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं और वो बात ये है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद अपनी सेल को लीव कर जाता है। तो इसको यदि एनर्जी मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, इस सेल को लीव कर जाएगा, यहां से इसे छोड़ के दूर चला जाएगा। अब ये मान लिया मैंने यहां चला गया, इस पर होगा नेगेटिव चार्ज और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस मेटल प्लेट के अंदर अकेला एक एटम ये तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे और सभी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटल प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। अब यदि मैं किसी भी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दूं या फिर कह लीजिए कि मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दिया, जिस वजह से ये इस तरफ मूव करने लगेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास क्या है, चार्ज, और ये मूव कर रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज कैरियर हो जाएगा। तो आपको बच्चों यहीं से याद रखना है कि मेटल के लिए चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स के लिए चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि जब यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन लीव करने के बाद जो एटम बचा उस पर पॉजिटिव चार्ज था। ये बचा हुआ एटम भी तो मूव कर सकता है, लेकिन ये इसलिए हमने नहीं बोला क्योंकि ये एटम है, ये एटम किससे मिलके बना हुआ है, इसके पास अभी फिलहाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है काफी ज्यादा, और वो है एक अकेला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसकी रेंज क्या होती है, 10 की पावर -31, और प्रोटॉन के मास की रेंज क्या होती है, 10 की पावर -27। तो एक प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इट मींस एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी होता है, और इस एटम के पास काफी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इट मींस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा हैवी है, इसीलिए ये मूव नहीं किया, और वहां पर हमने मान लिया कि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इजिली मूव कर सकते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उनको ही हम चार्ज कैरियर कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप याद रख सकते हैं मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर के अंदर। जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। अब यहां पर एक नई टर्म्स आ गई कि ये होल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि होल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर में। तो ये होल्स जो टर्म है इसको हम डीपली पढ़ेंगे अपने चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर में, लेकिन जब हमने इसका यहां पर जिक्र किया है होल्स का तो इसकी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो होल्स क्या है, होल्स है वैकेंट स्पेस। होल्स इज या होल इज वैकेंट स्पेस from which an electron has been removed। तो होल्स एक वैकेंट स्टेट है, एक स्पेस है, खाली जगह है जहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। इट मींस जब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हमने जाना कि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। होल्स क्या है, वैकेंट स्टेट होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि सेमीकंडक्टर चैप्टर अब जब डिस्कस करेंगे वहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो जो जगह बचेगी, जो फ्री स्पेस होगा, जो वैकेंट स्टेट होगी, उसको हम होल्स का नाम दे देंगे। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट मींस यहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो होल्स कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, एज पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है। अब यहां से हम आगे चलते हैं और अगला हम 3rd नंबर पर पढ़ते हैं लिक्विड के लिए। तो यदि मैं बात करूं लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड के अंदर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी, ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं।
जैसे HCl है, HCl किस में टूट सकता है? H प्लस और Cl माइनस में। मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये एक लिक्विड भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है। यहां पर मैंने किसी भी तरीके से, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे सिंपल तरीका है किसी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके जो आयन्स होंगे, एक आयन मान लीजिए ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करने लगेगा और ये नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरफ मूव करने लगेगा। तो इस कंडीशन में नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों मूव कर रहे हैं, ये दोनों आयन्स मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड के अंदर हमारे चार्ज कैरियर कौन होंगे? नेगेटिव आयन्स भी और पॉजिटिव आयन्स भी, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है और नेगेटिव आयन भी मूव कर रहा है। लेकिन मेटल के अंदर क्या था? एक इलेक्ट्रॉन फ्री था और रेस्ट जो एटम बचा हुआ था इलेक्ट्रॉन के बाद, ये इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी हैवी था। तो ये काफी हैवी था, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा था। तो अब यहां पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं डिस्कस करता हूं गैस के बारे में। तो गैस के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं? तो जो गैस है, गैस बेसिकली क्या है? गैस नॉर्मली हमारे बैड कंडक्टर हैं। गैसेस आर नॉर्मली बैड कंडक्टर। अब जब ये बैड कंडक्टर है, इट मींस गैस क्या होती है? इंसुलेटर्स होती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, इन स्पेशल केसेस, और वो स्पेशल केस क्या है कि जब लो प्रेशर कर दिया जाए और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए। जब प्रेशर किसी गैस का लो कर दिया जाए और वहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए, तो वहां पर कुछ पार्टिकल्स, देन सम पार्टिकल्स गेट आयोनाइज्ड। जब हम गैस की बात करें तो गैस नॉर्मली क्या होती है? बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर इट मींस वो इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर होती है तो वहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। लेकिन एक स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में, जब उसका प्रेशर लो कर दिया जाए, वोल्टेज उसकी हाई कर दी जाए, मतलब किसी भी गैस के दोनों साइड हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए और उसका प्रेशर वेरी लो कर दिया जाए, तो वहां पर कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर चार्ज कैरियर कौन हो सकते हैं? आयन्स हो सकते हैं। और वो नेगेटिव चार्ज आयन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप लिख सकते हैं कि गैस के अंदर चार्ज कैरियर आयन्स हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अब तक इस वीडियो में हमने जाना कि चार्ज कैरियर क्या है। तो चार्ज कैरियर के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने बनाई कि चार्ज पार्टिकल्स विच आर मूविंग इज नोन एज चार्ज कैरियर। फिर हमने उसके बाद जाना कि मेटल के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं और गैस के अंदर क्या होते हैं। तो मेटल के अंदर चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। होल्स क्या है? वैकेंट स्टेट है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइस में डिस्कस करने वाले हैं। होल्स कैसे बिहेव करता है? एज ए पॉजिटिव चार्ज। यदि हम लिक्विड की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स के अंदर आयन्स हमारे क्या करते हैं? चार्ज कैरियर का काम करते हैं। पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन बोथ आर एक्ट एज ए चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स। और गैसेस के अंदर क्या कंडीशन है कि गैस नॉर्मली क्या होती है? ये गैसेस नॉर्मली बैड कंडक्टर होती है। इट मींस
ये इंसुलेटर होती है। अब जब इंसुलेटर है तो यहां पर क्या नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो यहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में जब गैस का प्रेशर काफी ज्यादा कम कर दिया जाए और वहां अप्लाई कर दी जाए एक हाई वोल्टेज, तो कुछ पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इट मींस गैस का यदि टेम्परेचर लो है और हाई वोल्टेज वहां पर अप्लाई कर दी गई तो गैस के अंदर चार्ज कैरियर हो जाएंगे आयंस। तो अब तक हमारा ये टॉपिक चार्ज कैरियर क्लियर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थर्मल वेलोसिटी। तो अब हम समझते हैं थर्मल वेलोसिटी को, और थर्मल वेलोसिटी को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूं, आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बताइए एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिल्वर की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो हमने 3 सब्सटेंस लिए, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, इनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? लेस देन 4। इट मींस ये क्या है? मेटल है। ये क्या है जी? मेटल है। अब यदि मैं किसी भी मेटल की बात करूं, मैं मान लेता हूं कि ये एक मेटल की हमने कोई रोड ले रखी है। ये किससे मिलके बनी हुई है? एटम्स से मिलके बनी हुई है। और एक एटम के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में जो एटम है, किसी भी मेटल के अंदर क्या हम बात सकते हैं सभी सब्सटेंस के साथ कि एटम के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि ये बिफोर कंडीशन मान लूं और फिर मैं किसी भी तरीके से इसको दे देता हूं एनर्जी, इन एटम्स को जैसे ही इसको एनर्जी दे दी गई तो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल के बाहर आ जाएंगे और इन बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यहां पर एक बात आई कि जैसे ही हम किसी मेटल प्लेट को लें और उसके एक एटम की बात करें तो एटम के पास जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो इक्वल है। इट मींस नेट चार्ज क्या है? यहां पर 0 है। अब यहां पर क्या हुआ कि हमने एनर्जी दे दी और एनर्जी देने के बाद इन एटम्स से कौन निकल के बाहर आ गया? इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज यहां पर भी क्या है? 0 है। नेट चार्ज यहां पर भी 0 है। अब यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशन ऐसी क्या है कि जिससे इसको एनर्जी मिले, क्योंकि यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है जिससे हम अपना टॉपिक समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा कि ये एनर्जी कहां से दी जा सकती है। तो इसके लिए मैं सिंपली बात करता हूं कि आप बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है? 271 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैं इतना मान लेता हूं 273 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में कितना? 0 केल्विन। ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है।
और रूम टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं, हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, आप मान लीजिए अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स कितना 300 डिग्री केल्विन। तो इसका मतलब बेटे ये हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर का नॉर्मली अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री केल्विन, मिनिमम कितना हो सकता है 0 डिग्री केल्विन। अब इसको मैंने क्या कहा, एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी मैं मान सकता हूं कहां से मिली, ये हीटिंग से मिली, और वो हीटिंग कहां से हुई, एटमॉस्फेयर से हुई, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब मेरे हाथ में आप ये मान लीजिए कोई एक मेटल रोड है, अब ये मेटल रोड कितने टेम्परेचर तक हीट हो चुकी है, 300 केल्विन तक हीट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है अभी फिलहाल। तो इसको हीटिंग मिल चुकी है कहां से, एटमॉस्फेयर से, इट मींस इसको एनर्जी मिल गई है, और एनर्जी कहां से मिली है, हीट से एनर्जी मिली है। अब मैं इसको रफ करता हूं और यहीं से आगे आपके लिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने माना है ये एक मेटल प्लेट थी जिसमें एटम्स थे, इन एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी थे और इलेक्ट्रॉन्स भी थे, लेकिन जैसे ही हमने एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, इनसे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। ये एनर्जी कहां से मिली, हीटिंग से, और हीटिंग कहां से हुई, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से हीटिंग क्यों हुई, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह लीजिए 0 केल्विन, और हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, आप मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 300 केल्विन। अभी फिलहाल नॉर्मली जो मेरे पास आप मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसकी जो हीटिंग है या इसका टेम्परेचर है वो कहां तक जा चुका होगा, 300 डिग्री केल्विन तक जा चुका होगा। इस एटमॉस्फेयर से इसको हीट एनर्जी मिल गई होगी, जिस वजह से ये इसको एनर्जी मिली, वो वजह क्या है, एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये जो मेटल रोड है, इस मेटल रोड का टेम्परेचर भी कितना हो चुका है, 300 केल्विन हो चुका है। इट मींस इसको भी, इस मेटल रोड को भी इस एनवायरमेंट से, इस एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी मिल चुकी है। अब आप मान लीजिए कि ये एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर उसकी सेल्स में क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। उसको एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी मिली, हीटिंग यदि हमने उसकी की, यानी कि एटमॉस्फेयर ने हीटिंग की, तो इसकी क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। ये मूव कर रहा है तो इसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से बढ़ता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और एक टाइम के बाद ये क्या कर जाएगा, अपनी सेल को लीव कर जाएगा, सेल को छोड़ देगा, और जिसकी वजह से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए। यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन में एक मेटल रोड के पास क्या होते हैं, मिलियंस की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये बताइए, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी कैसी है, लार्ज एनर्जी है या हाई एनर्जी है या ज्यादा एनर्जी है, आप कह सकते हैं। अब ज्यादा एनर्जी है तो ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और यहां पर मानता हूं ये कि ये है वो एक मेटल रोड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है।
अब हमने मान लिया कि इस मेटल रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या ज्यादा है? उनकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। अब किसी भी नॉर्मल कंडीशन में ये जो मेटल प्लेट है, ये मेटल रोड है, इस रोड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हुए? क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई हीटिंग से। और हीटिंग कहां से मिली? एटमॉस्फेयर से मिली। एटमॉस्फेयर से हीट मिली, इलेक्ट्रॉन ने अपनी सेल को लीव कर दिया, और इस तरीके से इस मेटल रोड के अंदर ये मिलियंस की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। इनकी एनर्जी ज्यादा है, या फिर कह लीजिए इनकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और इस वेलोसिटी को ही हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल क्यों कहा? क्योंकि वेलोसिटी आई उस वजह से जिस वजह से इनको हीट किया गया, और हीट हुए ये एटमॉस्फेयर से। तो अब यहीं पर हम बात करते हैं इससे आगे। ये जो इनकी स्पीड है, ये अप्रोक्स 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड होती है। इट मीन्स बहुत ज्यादा स्पीड होती है। अब बहुत ज्यादा स्पीड होती है, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्कशन और आपके साथ एक डिस्कशन और करना चाहता हूं। अब इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन्स। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इस रेंज में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि एक क्यूबिक मीटर में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब जब ये यहां से इस तरफ जा रहा है, तो यहां ऐसा हो सकता है ये किसी चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो एटम बचा हुआ है जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, उससे टकराए। उससे टकराने के बाद ये अपना पाथ चेंज कर देगा। फिर मान लीजिए यहां किसी से टकरा गया, और ये यहां चला गया, फिर यहां किसी से टकरा गया, यहां चला गया, यहां किसी से टकरा गया, यहां आ गया। तो किसी भी नॉर्मल कंडीशन में मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मोशन में होते हैं? वो जिग-जैग मोशन में होते हैं। वो किस मोशन में होते हैं बेटा? जिग-जैग मोशन में होते हैं। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात और हम समझते हैं, और वो ये है कि ये यहां पर मिलियंस के नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि यहां इधर मान लीजिए 10,000 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 10,000 इलेक्ट्रॉन ही इधर मूव कर रहे हो। 5 लाख इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 5 लाख इलेक्ट्रॉन ही इधर मूव कर रहे हो। अब यहीं से आप समझिएगा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैं मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी है u1, और जो इलेक्ट्रॉन इनके अपोजिट मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी है u2। वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम से यदि हम देखें तो क्या आएगा निकल के कि इनकी नेट वेलोसिटी कितना है? 0 है। मान लीजिए इधर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी u3, और जो इधर मूव कर रहे हैं उनकी u4। तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा? u3 और u4 का वेक्टर सम के अकॉर्डिंग 0। तो किसी भी एक मेटल रोड के अंदर, या कह लीजिए कंडक्टर के अंदर, सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का सम कितना होता है बेटे? सभी थर्मल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का सम होता है 0। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं मान लेता हूं कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है एक कंडक्टर की, जिसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां, और एक इलेक्ट्रॉन यहां। ये इस तरीके से एक नॉर्मल कंडीशन मान ली जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इनका नेट या वेक्टर सम कितना है? 0 है। थर्मल वेलोसिटी इनकी
जीरो है सभी इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के लिए, और इंडिविजुअल इनकी कुछ ना कुछ है। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि इसके अंदर ये करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ उधर जा रहे हैं तो कुछ उधर से इधर भी आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, या कह लीजिए इसको किसी एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था, इस इलेक्ट्रॉन पर उस इलेक्ट्रॉन या इधर के नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन लगेगा और इधर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन लगेगा। तो इसका पाथ ये हो जाएगा। इट मीन्स ये यहां से यहां जा रहा था, लेकिन अब यहां से ये यहां जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो यदि हम किसी भी कंडक्टर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दें तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में थे उन सभी में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, या वो थोड़े से ड्रिफ्ट हो जाएंगे। किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे इसकी हम बात करें, इसकी या इसकी, सभी के लिए जो ये ड्रिफ्ट आया ये किस तरफ है? एक ही डायरेक्शन में है, ये इस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब ये जो वेलोसिटी है ये स्मॉल चेंज आएगा, स्मॉल चेंज आएगा। ये यहां से यहां ड्रिफ्ट हुआ। अब जिस वेलोसिटी की वजह से ये चेंज आया, ये ड्रिफ्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी तक हमने यहां डिस्कस किया है थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो आप बताइए वेलोसिटी कौन सी रेस्पॉन्सिबल होगी करंट के लिए? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। देखिएगा जो थर्मल वेलोसिटी है वो कुछ डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ उसके अपोजिट भी आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं तो कुछ उसके अपोजिट नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन यहां किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन उनका ड्रिफ्ट किस तरफ हुआ है? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये सभी किस तरफ मूव हुए, किस तरफ ड्रिफ्ट हुए? पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट हुए। इट मींस रेस्पॉन्सिबल कौन है करंट के लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां से यदि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाएं तो क्या हो सकती है कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी कंडक्टर को यदि हम किसी एक सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में है वो सभी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाते हैं। किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जिस वजह से, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये सभी के लिए वेलोसिटी में मान लूं v1, v2, v3 और vn है। तो कंडक्टर के लिए हम ले लेंगे इनका एवरेज v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, और ये ही कहलाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उसके बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जिगजैग मोशन में थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट हुए, और जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुए वही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और सभी चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड का एवरेज ही क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू क्लास।